अध्याय 9 बाजार श्रृंखला खरीदने और बेचने की कड़ियाँ। पिछले अध्याय में हमने आसपास के विभिन्न प्रकार के बाज़ारों के बारे में जाना। इसमें हमने देखा कि बड़े दुकानदार ज़्यादा पूंजी लगाकर छोटे दुकानदारों की अपेक्षा अधिक लाभ कमाते हैं। अब हम इस अध्याय में बाज़ारों की श्रृंखला के बारे में समझेंगे। किस तरह किसान के उत्पादन स्थानीय आढ़तिया थोक विक्रेता से होकर बड़े शहरों तक खुदरा विक्रेता तक पहुंचता है। उत्पादन करने से होते हुए सामान खरीदने वाले ग्राहकों के आपस की कड़ी किस तरह जुड़ी होती है। मखाना का चित्र हम देखेंगे कि सभी उत्पादन में किस प्रकार की बाजार श्रृंखला बनती है। इस श्रृंखला में खरीदने और बेचने की कई कड़ियाँ होती है। ये कड़ियाँ कैसे बनती है? क्या इन कड़ियों से जुड़े लोगों को एक समान लाभ होता है या कुछ को दूसरे की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? इन बातों को मखाना उपजाने वाले किसानों तथा इसके बाजार की श्रृंखला के उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयत्न करेंगे। मखाना चलिए जानते हैं मखाने के बारे में। मखाना यह तालाब में उपजने वाला एक जलीय उत्पादक है। देश में मखाना के कुल उत्पादन का 85% हिस्सा बिहार में होता है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज आदि जिलों में मखाना का उत्पादन होता है। मखाना का प्रयोग व्रत, त्योहार, पूजा, हवन सामग्री, खाने तथा नाश्ते में किया जाता है। मखाना में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। यह पोषक तत्वों से भरपूर है। हाबी भौर गांव दरभंगा जिले में स्थित है। इस गांव के आसपास कई छोटे बड़े तालाब हैं जिसमें मखाना की खेती की जाती है। इसकी खेती प्रायः मछुआरों द्वारा की जाती है। अधिकांश तालाब लगभग 60% सरकारी होते हैं, जो मछुआरों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों को 3 से 7 साल के लिए निश्चित लगान पर लगभग 3,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं। शेष लगभग 40% तालाब निजी व्यक्तियों के होते हैं। जिन लोगों के पास अपना तालाब होता है वे भी मखाने की खेती प्रायः खुद नहीं करते, क्योंकि मखाना उत्पादन एवं उसका लावा बनाने में जिस दक्षता तथा कुशलता की आवश्यकता होती है वह एक खास समुदाय मछुआरों में पाई जाती है। अतः मखाना की खेती प्रायः इस समुदाय के लोगों द्वारा की जाती है। जीवत सहनी, बुधन माझी, सुलेमान और सलमा जैसे इस गांव के कई ऐसे किसान हैं जो अपने परंपरागत एवं अन्य कार्यों के साथ साथ मखाना की खेती भी करते हैं। मखाना की खेती काफ़ी कठिन तथा मेहनत की होती है, लेकिन इसकी खेती में पूरे साल नहीं लगना पड़ता है। साल के लगभग 4 महीने इसमें मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए शेष समय में मखाना की खेती के साथ साथ किसान अन्य कार्य भी कर सकते हैं। सलमा एक छोटी किसान है। इसके पास अपना तालाब नहीं, इसलिए सलमा ने पिछले साल की तरह इस साल भी मखाने की खेती के लिए गांव के राजकिशोर के 15 कट्ठे के तालाब को 400 रुपये सालाना की दर से 4,000 रुपये किराने की दर से किराए पर लिया था। सहकारी समितियां छोटे मछुआरों को छोटे तालाब नहीं देती। इन्हें बड़े तालाबों का हिस्सा ही लेना होता है, जिसके लिए अधिक पूंजी चाहिए। सलमा इतनी सक्षम नहीं है कि वह सहकारी समितियों से बड़े तालाब को लेकर मखाना की खेती कर सके। सहकारी समिति के बारे में आप अगली कक्षा में विस्तृत रूप से जानेंगे। 15 कट्ठे के तालाब में मखाना की खेती करने के लिए आवश्यक रुपयों के इंतजाम के लिए भी उसे अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ा। यदि अपना तालाब होता तो वह बैंक से कर्ज लेने की कोशिश करती। पिछले साल भीषण बाढ़ आने के कारण तालाब में से मखाने के बीज बह गए थे। तालाब में आवश्यक मात्रा में बीज नहीं होने के कारण मखाना का उत्पादन काफ़ी कम हुआ था। इस बार बाढ़ नहीं आने के कारण मखाना अच्छे उत्पादन की संभावना थी। सलमा ने मखाना उपजाने में काफ़ी मेहनत की। उसने समय पर
खाद, कीटनाशक तथा पानी की उचित इंतजाम किया। सलमा को सहकारी समिति ने तालाब क्यों नहीं दिया? सलमा सहकारी समिति के तालाब लेती तो क्या फर्क पड़ता? सलमा को इस बार अच्छे फसल की उम्मीद क्यों थी? सलमा ने मखाने की फसल के लिए क्या क्या तैयार किया था? गुड़ी से मखाना बनाने तक। गुड़ी, मखाने के कच्चे फल को गुड़ी कहते हैं। इन गुड़ियों से विशेष प्रक्रिया द्वारा मखाना का लावा प्राप्त होता है। मखाना की फसल तैयार होने के बाद उसकी गुड़िया तालाब के नीचे बैठ जाती है। तालाब से इन गुड़ियों को निकालने के लिए एक साथ कई लोगों की आवश्यकता होती है। ये लोग तालाब से गुड़ियों को निकालने में कुशल होते हैं। ये तालाब में पानी के अंदर जाकर ज़मीन से गुड़ियों को इकट्ठा कर बाहर निकालते हैं। यह काफ़ी कठिन काम होता है। तालाब से गुड़ियों को 3 बार में निकाला जाता है। प्रथम बार मजदूर अधिक गुड़ियों को इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरी और तीसरी बार तालाब में गुड़ियों की संख्या कम हो जाने के कारण मजदूरों को गुड़ियों को निकालने में अपेक्षाकृत अधिक श्रम करना पड़ता है। सलमा को प्रथम बार में कुल 300 किलो गुड़ी प्राप्त हुई, दूसरी बार 200 और तीसरी बार 100 किलो। मखाने की खेती, गुड़िया निकालना। इस प्रकार सलमा को तालाब से कुल 600 किलो गुड़ियों प्राप्त हुई। इसे निकालने के बदले उसे 6,800 रुपये मजदूरी देनी पड़ी। गुड़ी निकालने में परंपरागत एक मजदूर दिन भर में 200 से 300 रुपये कमा लेता है, लेकिन यह काम साल में कुछ ही दिनों के लिए मिलता है। सलमा तालाब से 600 किलो गुड़ियों को लेकर पास के आशापुर कस्बे में गई। यहाँ कई लोग गुड़ियों से लावा बनाने का काम करते हैं। इस काम के लिए भी विशिष्ट कुशलता एवं मेहनत की आवश्यकता होती है। गुड़ियों को कढ़ाई में बालू डालकर भुना जाता है। काफ़ी गर्म होने पर कढ़ाई से निकालकर पीढ़े पर रखकर लकड़ी के हथौड़े से जोर से पीटा जाता है। इससे उन गुड़ियों के लावा निकल आते हैं जिसे हम मखाना के नाम से जानते हैं। मखाना की खेती, गुड़िया निकलना, गुड़ी से लावा बनाना। 2.5 किलो गुड़ी से 1 किलो मखाना का लावा प्राप्त होता है, लेकिन लावा बनाने वाले लोग 3 किलो गुड़ी के बदले 1 किलो लावा देते हैं। अर्थात 2.5 किलो गुड़ी का लावा बनाने की मजदूरी आधा किलो गुड़ी होती है। 4-5 लोग मिलकर एक दिन 150 से 200 किलो गुड़ी का लावा बनाते हैं। इससे प्रत्येक को गुड़ी के रूप में लगभग 200 रुपये की आमदनी हो जाती है। 200 किलो मखाने के लिए 100 रुपये प्रति किलो की दर से 20,000 रुपये दिए। उसने बताया कि इस बार मखाना का उत्पादन अधिक होने के कारण मखाना का मूल्य नहीं बढ़ा है, परंतु इतने कम रुपए पाकर सलमा उदास हो गई। उसे मखाना की खेती के खाद, बीज, कीटनाशक, गुड़ी निकलाई तथा तालाब का किराया मिलाकर कुल 15,000 रुपये लागत आया था। उसके पास सिर्फ 5,000 रुपये बच रहे थे। यह तो उसके पति के मेहनत की मजदूरी भी नहीं थी। इस बार उसे अच्छे लाभ की उम्मीद थी। उसने सुना था कि मखाना का बाजार निरंतर बढ़ रहा है। मखाना आधारित उद्योग में मखाना के विभिन्न प्रकार की कीमती उत्पादन तैयार हो रहे हैं। इसका लाभ उसे भी अवश्य प्राप्त होगा। इससे वह अपने टूटे घर की मरम्मत भी करा लेगी तथा अगले साल बिना कर्ज लिए मखाना की खेती कर लेगी। आशापुर के ये अड़तिया ज़्यादातर किसानों का मखाना कमीशन पर बेचते हैं। इनके पास पटना तथा दरभंगा के थोक मंडी में मखाना बेचने वाले व्यवसायी आकर मखाना खरीदते हैं। इनसे प्राप्त रुपयों में से 6 से 8% कमीशन काटकर शेष पैसा किसानों को देते हैं। कई बार कुछ किसानों से ये मखाना खरीद भी लेते हैं और तथा अच्छे लाभ पर आगे बेचते हैं। दिन भर 15 से 20 बोरा मखाना बेचने वाले अड़तियों की औसत मासिक आमदनी 20,000 से 25,000 रुपये होती है, जबकि इसमें कुल अधिक पूंजी नहीं लगी होती है। सलमा को मखाना बेचने की जल्दी क्यों थी? सलमा ने जो सोचा था क्या वह पूरा कर सकती है? चर्चा करें। अपने आसपास के अनुभव पता करें कि छोटे किसान अपना उत्पादक किन्हें बेचते हैं, उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मखाने की खेती
करने वाले किसान अपनी फसल को खुद मंडी में ले जाकर क्यों नहीं बेचते? पटना के बाजार। कुछ व्यापारी आशापुर के आढ़तियों से मखाना खरीदकर पटना, दरभंगा या अन्य शहरों में थोक मंडी में बेचते हैं। मनोज ऐसे ही एक व्यापारी है जो दरभंगा से मखाना खरीदकर पटना की थोक मंडी में बेचते हैं। दरभंगा में इन्हें 110 रुपये प्रति किलो की दर से मखाना प्राप्त हो जाता है। पटना के लाने के क्रम में परिवहन एवं पैकिंग में 8 से 10 रुपये प्रति किलो खर्च आता है तथा पटना की थोक मंडी में 10 रुपये प्रति किलो के लाभ पर मखाना बेच देते हैं। पटना के थोक विक्रेता भी प्राय 10 रुपये प्रति किलो का लाभ लेकर खुदरा दुकानदारों को बेच देते हैं। थोक विक्रेता बड़ी मात्रा में खरीद बिक्री करता है, इस कारण वो अधिक कमा लेता है। खुदरा दुकानदार को यह लगभग 140 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध होता है। उसे दुकान तथा मखाने लाने में लगभग 4 रुपये प्रति किलो का खर्च आता है। खुदरा व्यवसायी ग्राहकों को 30 से 40 रुपये प्रति किलो के लाभ पर बेचता है। इस प्रकार शहरी उपभोक्ता को 170 से 180 प्रति किलो मखाना प्राप्त होता है। उक्त कड़ियों में हम लोग देखते हैं कि सबसे अधिक मेहनत के बावजूद किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता। थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी में क्या अंतर है? थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी में कौन अधिक लाभ कमाता है और क्यों? ग्राहकों तक पहुंचने में मखाने को किन किन कड़ियों से गुजरना पड़ता है? निम्नलिखित रेखाचित्र को देखकर समझे। सलमा ने तालाब से गुड़ी निकलवाया, आशापुर में लावा बनवाया। सलमा ने स्थानीय आढ़तियों को मखाना बेचा। मखाना आढ़तियों से दरभंगा तथा पटना के थोक विक्रेताओं को बेचा गया। पटना के खुदरा विक्रेता को बेचा गया। दिल्ली, कानपुर थोक विक्रेता को बेचा गया। उपभोक्ता दिल्ली, कानपुर के खुदरा विक्रेता को यहाँ बेचा गया। उपभोक्ता खाड़ी देश से निर्यात किया गया। खाड़ी देश के खुदरा विक्रेता आप घर पर उपयोग की जाने वाली किन्हीं 2 वस्तुओं के बारे में पता करें कि किन कड़ियों से गुजरकर आपके पास पहुंची है। देश विदेश के बाजार। कुछ थोक व्यवसायी दिल्ली जैसे शहरों में थोक व्यवसायी को सीधे मखाना बेचते हैं। दरभंगा या पटना से दिल्ली मखाना भेजने के प्रति बोरा 100 से 110 रुपये खर्च आता है। इस प्रकार वहाँ के थोक व्यापारी को 160 से 165 रुपये प्रति किलो की दर से मखाना प्राप्त होता है। दिल्ली जैसे शहरों में के खुदरा दुकानों में यह 200 से 250 रुपये प्रति किलो की दर से उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है। कई बार एवं आधुनिक दुकानों में मखाना अलग अलग वजह से पैकेटों में 400 से 500 रुपये प्रति किलो की दर से बिकता है। यहाँ बिकने वाले मखाने काफ़ी अच्छे किस्म के होते हैं। क्या इस बेहतर भाव का लाभ उत्पादक को प्राप्त हो सकता है? यदि हाँ तो कैसे? दिल्ली में कुछ व्यापारी इन मखानों को खाड़ी देशों में निर्यात करते हैं। ईद के अवसर पर मखाना तथा इससे बने सेवई, खीर खाड़ी देशों में निरंतर लोकप्रिय होते जा रहे हैं। मखाने को नाश्ते में भी उपयोग किया जाता है। बाजार और समानता। बाजारों को यह श्रृंखला मखाना उत्पादन को बड़ी आधुनिक दुकानों के खरीदने से जोड़ती है। इसकी प्रत्येक कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। बड़े एवं आधुनिक दुकानों पर सुपरमार्केट, मॉल के दुकान बेचने आकर्षित तरीकों से बल पर अधिक लाभ कमाते हैं। इसकी तुलना में थोक विक्रेताओं एवं खुदरा विक्रेताओं का लाभ कम होता है।